All parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will do the revision of chapter number 2 in geography, and the name of the chapter is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So all these friends, in this chapter we will read about all these things, their importance, and we will see how they play a role in our life. So all these things we will discuss today, but before starting the chapter I just want to share the thought, and the thought of the day is, you can't learn if you don't make a mistake. You can't learn if you don't make a mistake. आप अगर किसी काम को करते हैं और उस काम को करने के दौरान आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो बच्चों निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गलतियां हो रही हैं वो भी सीखने का ही पार्ट है। किसी भी काम को सीखने के दौरान हमसे गलती होना स्वाभाविक है। बस आपको क्या करना है, उस गलतियों से सबक लेना है और कोशिश करना है कि आगे जब भी आप उस काम को करेंगे तो वो गलतियां रिपीट ना हो और पहले से भी बेटर तरीके से आप उस काम को कर सकें। So all these friends, I hope you will implement this thought. Now let's come to the topic. देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या यूज़ है, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। पहले हर एक पॉइंट को ध्यान से जान लेते हैं कि लैंड क्या होता है, सॉइल क्या होता है। देखिए, अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो धरती है जिस पर हम खड़े हैं, तो वही क्या है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है लैंड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज और रोड्स। तो इसका यूज डिफरेंट पर्पजेज में किया जाता है। इसका यूज किस किस में किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज किया जाता है। अगर पृथ्वी ही नहीं होगी तो खेती कहाँ से करेंगे। फॉरेस्ट्री में भी इसका यूज होता है, माइनिंग में इसका यूज होता है, बिल्डिंग हाउसेज, अगर लैंड ही नहीं होगा तो घर कहाँ पर, किस सतह पर खड़ा होगा। घर को एक जो स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक प्रॉपर शेप दी जाती है, तो वो उसके लिए क्या जरूरी है, एक प्रॉपर सरफेस तो होना जरूरी है जिस पर पूरा वो जो भी स्ट्रक्चर है वो खड़ा होगा। तो अगर लैंड ही नहीं होगा तो कैसे एक घर की शेप दी जा सकती है, क्या नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, इन सभी में लैंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों सॉइल। सॉइल बहुत अच्छे से जानते हैं आप, मिट्टी। जो पृथ्वी का जो सरफेस है वो मिट्टी की परतों से ढका हुआ है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो मिट्टी है वो ऐसी थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की जिसने की पृथ्वी की सतह को ढका हुआ है। बच्चों, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमें दिखने में तो बिल्कुल प्रॉपर शेप में, ऐसी गोल शेप में दिखती है, लेकिन एक्चुअल में ये गोल नहीं है, बल्कि ये अलग अलग प्लेट्स में इस तरह से डिवाइडेड है। ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, उबड़ खाबड़ प्लेट्स में डिवाइडेड है। और ये जो प्लेट्स है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लेकिन हमें ये जो प्लेट्स हैं ये दिखती क्यों नहीं है, ये इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी की बहुत सारी परतें हैं, जिसके कारण जो उबड़ खाबड़ जो परतें हैं वो ढक जाती है और जो पृथ्वी है वो हमें मिट्टी से ढकी हुई एक प्रॉपर शेप में दिखाई देती है। तो सॉइल क्या होता है, ग्रेनी सब्सटेंस का ऐसे थिन लेयर होती है जिसने कि पृथ्वी के सरफेस को ढका हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों वाटर। वाटर का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, वाटर का यूज भी आप सभी जानते होंगे। वाटर इज एन इसेंशियल रिसोर्स ऑफ आवर डेली लाइफ। पानी के बिना हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पानी हर एक चीज़ में यूज़ होता है। अगर खाना बनाना है तो भी पानी का यूज़ है, नहाने के लिए भी पानी का यूज़ होता है, किचन के लगभग हर काम में पानी का यूज़ तो होता ही होता है। साथ ही साथ हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर पानी ही नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी पृथ्वी की हमारी जो पृथ्वी है उसके सरफेस का जो 3/4 पार्ट है, हमारी जो पृथ्वी के सरफेस का 3/4 जो पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, वो ढका हुआ है वाटर से। लेकिन इतना पानी होते हुए भी जो पीने लायक पानी है उसकी संख्या बहुत कम है, पीने लायक पानी बहुत कम है, जिसके कारण आज कई ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोगों को पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दूर तक चलना पड़ता है पानी लाने के लिए। और दिन में केवल 1-8 घंटे के लिए एक कॉमन नल होता है, कॉमन जगह होती है जहाँ पर दिन में 1-8 घंटे के लिए पानी होता है, बहुत बड़ी सी लाइन लगानी होती है। तो बच्चों बहुत
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की समस्या है, जहाँ पर पानी पीने के लिए भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। तो जो पानी है, जो वाटर है, वो हमारी डेली लाइफ का इसेंशियल रिसोर्स है। हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसे पाने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो देखिए ये वो पेड़ पौधे होते हैं जिसे उगाने के लिए ह्यूमन बींग्स को किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं, वो अपने आप ग्रो करते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि जो फॉरेस्ट हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं, तो वो नेचुरली ग्रो होते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होता। तो समझ में आ गया होगा आई होप। नेचुरल वेजिटेशन वो पेड़ पौधे हैं जिसे ग्रो करने के लिए ह्यूमन बींग्स को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता, बल्कि ये नेचुरली ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? जितने भी जंगली बर्ड्स हैं, जंगली एनिमल्स हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सब वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये जो भी मैंने रिसोर्सेज बताए ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। लैंड जो है वो बहुत इसेंशियल रिसोर्स है और इसका यूज़ अलग अलग पर्पजेज जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज, इन सब में किया जाता है। सॉइल की अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी के सरफेस को ढकने के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें हमारी पृथ्वी के सरफेस को ढका हुआ है। अगर सॉइल से ही नहीं ढका होगा तो जो पृथ्वी की जो परतें हैं वो बहुत उबड़ खाबड़ है। एक्चुअल में पृथ्वी की जो परत है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के रूप में अलग अलग रूपों में डिवाइडेड है, जो कि बहुत उबड़ खाबड़ है। तो वो सॉइली है जिसने पृथ्वी के सरफेस को ढका हुआ है और एक प्रॉपर शेप दी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स, इट सपोर्ट्स आवर डेली लाइफ। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि पृथ्वी के सरफेस का 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से ढका हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन वो पेड़ पौधे होते हैं जिनकी ग्रोथ में ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होता है और ये नेचुरली ग्रो होते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे एनिमल्स होते हैं, वो सारे बर्ड्स होते हैं जो कि जंगली होते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट्स हियर वी हैव डन द समरी ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ तक तो हमने केवल इनको जाना है। अब बच्चों मैं स्लाइड्स प्रेजेंट करूँगी आप लोगों के सामने, पिक्चर प्रेजेंट करके इस चैप्टर को थोड़ा सा और हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक है लैंड। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। आप लोग सभी जानते हैं कि लैंड का यूज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स या किसी भी इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए। द यूज़ ऑफ लैंड is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। आप लोगों को पता है कि जो लैंड का जो यूज़ है वो उसके फिजिकल फैक्टर्स यानी कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स या वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पर डिटरमाइन होता है। लैंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट लैंड इंडिविजुअल द्वारा यूज़ किया जाता है, और कम्युनिटी लैंड जो है वो कम्युनिटी पीपल द्वारा, कम्युनिटी प्रॉपर्टी के द्वारा यूज़ किया जाता है, कम्युनिटी के लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है। अब देखिए लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट द 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो लैंड है वो अर्थ सरफेस के टोटल एरिया का लगभग 30% भाग कवर करता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, यानी अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैंड का वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लाइमेट के कारण लैंड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक और क्लाइमेट के आधार पर डिटरमाइन होता है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स और रिवर वैलीज के आसपास जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए ये वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज माने जाते हैं। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, यानी अर्थ का जो थिन लेयर है जिसने कि इसे कवर किया हुआ है उसे सॉइल कहा जाता है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, और ये लैंड के साथ क्लोजली लिंक है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, लैंड फॉर्म्स ही डिटरमाइन करते हैं सॉइल के टाइप को।
सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल बना हुआ होता है, किसके द्वारा बना हुआ होता है? और ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और जो रॉक्स हैं, जो वेदर्ड रॉक्स हैं जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन सभी द्वारा सॉइल बनते हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है? वेदरिंग के द्वारा, वेदर द्वारा। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। यानी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का जो मिक्सअप है, जो राइट मिक्स है, ये दोनों ही चीज़ें मिक्स होके सॉइल को फर्टाइल बनाती है। अब देखिए, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। यानी सॉइल की 1 सेंटीमीटर जो परत है उसको भी बनने में सालों लग जाते हैं। इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटेराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल। इंडिया में सॉइल के अलग अलग टाइप्स देखे जा सकते हैं, जिनमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटेराइट, डेजर्टिक और माउंटेन सॉइल। सॉइल इरोजन, डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इरोजन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, कौन कौन से कारण से सॉइल इरोजन होता है? वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। ये सारे रीज़न हैं जो कि सॉइल इरोजन के कारण हैं। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर। वाटर इज़ अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। आप लोग को पता है कि जो वाटर है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आप लोग सभी जानते हैं कि अर्थ सरफेस का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर द्वारा कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रीमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगिंस ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। द ओशन वाटर इज सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखिए, आप सभी को पता है कि अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन जब हम बात करते हैं पीने लायक पानी की, तो आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे कि पीने लायक पानी जो है वो बहुत कम है। जो ओशंस का पानी है दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सो वो ह्यूमन के लिए पीने के लायक नहीं है। वाटर एबंडेंस ओनली seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and the back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। देखिए, वाटर का जो कंजप्शंस है वो पर पर्सन द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एक पर्सन एक दिन में ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर, बाथिंग के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए 20 लीटर, गार्डनिंग के लिए 23 लीटर इतने लीटर पानी का कंजप्शन करता है पर पर्सन एक दिन में। तो उसका जो टोटल कंजप्शन है वो कितना हुआ? 150 लीटर। तो आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट द्वारा कि एक पर्सन के लिए, मतलब पर पर्सन कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को कंजप्ट करता है। अब है देखिए नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन से हमारा मतलब होता है प्लांट लाइफ से, that grows in a region according to the climatic condition and other such factors prevailing in that region. In general, there are about 5 broad varieties of natural vegetation in the world। देखिए, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और उस क्षेत्र के, उस रीजन के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर वो किस अकॉर्डिंग है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। इन जनरल देयर आर अबाउट 5 ब्रॉड वेराइटीज़। जो नेचुरल वेजिटेशन है उनकी 5 ब्रॉड वेराइटीज़ हैं, अलग अलग वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ से हमारा मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ ट्रेडिशनली रेफर्स टू अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पेसीज बट हैज़ कम टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो और लीव वाइल्ड इन एन एरिया विदाउट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। देखिए, वाइल्ड लाइफ से मतलब उन जानवरों से हैं जिन्हें पाला नहीं जा सकता है, जो कि जंगली हैं, जिन्हें ह्यूमंस द्वारा नहीं पाला जाता है। Wildlife can be found in all ecosystems, deserts, forests, rainforests, plains, grasslands and other areas including the most developed urban areas। यानी इन सभी जगह पर वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को देखा जा सकता है। So all these students, now we will discuss the question answers of this chapter. Number first है बच्चों, which are the 2 main climatic factors responsible for soil formation। यानी कि soil formation को सपोर्ट करने वाले 2 इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो बच्चों, 2 इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनका नाम है टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल जैसा होगा, जिस अकॉर्डिंग होगा, सॉइल का फॉर्मेशन भी वैसा ही होगा। नंबर 2 है बच्चों, राइट एनी 2 रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे।
लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है? लैंड डिग्रेडेशन यानी आप जानते हैं, आज अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो लैंड जो है वो दिनों दिन अनुपजाऊ होता जा रहा है। तो क्या कारण है इसका? एक तो है द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। एंड डिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, तो एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ और डिफॉरेस्टेशन, ये जो दो रीज़न हैं, ये मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के। नंबर थर्ड है बच्चों, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स? लैंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स में क्यों कंसीडर होता है? लैंड को इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? क्या कारण है? तो आंसर है बच्चों इसका, लैंड इज़ कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, लैंड को इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है बिकॉज इट कैन बी पुट टू यूज़ फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो लैंड है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स में कंसीडर होता है क्योंकि लैंड का यूज़ वेरियस पर्पजेज में किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री में होता है, माइनिंग में, बिल्डिंग हाउसेज में, रोड्स में, इन सभी में इसका यूज़ होता है। इसीलिए जो लैंड है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। फोर्थ है बच्चों, नेम एनी 2 स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं वो बताने हैं हमें। तो 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन आर। तो 2 मेजर स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं किसी भी प्लांट्स, एनिमल और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए, तो वो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। नंबर सेकंड है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड ट्री प्लांटेशन वन महोत्सव आर ऑर्गेनाइज्ड टू कंजर्व फॉरेस्ट विच आर अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो बच्चों दूसरा, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, जैसे कि वन महोत्सव। तो वन महोत्सव जो प्रोग्राम है वो ट्री प्लांटेशन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत बताया जाता है हमें किस तरह से नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो वन महोत्सव है उसमें पेड़ों की जो वैल्यू है, जो पेड़ पौधों की जो भी वैल्यूज़ हैं वो बताई जाती हैं और ट्री प्लांटेशन पर जोर दिया जाता है। नंबर 5 है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। हमें 3 वेज बताने हैं जिसके द्वारा वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। पानी जिस तरह से लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से 3 तरीके हैं? तो नंबर फर्स्ट है, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो द सरफेस रन ऑफ। तो देखो बच्चों, पानी को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है? जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों, कि जब बारिश होती है तो बारिश के कारण जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर नहीं निकल जाती है। बारिश के कारण जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर नहीं निकलती है, तो जिससे क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो जो उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोक लेते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नेक्स्ट है, रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर को हमें कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर एंड इरीगेशन एंड शिफ्टिंग टू लेस वाटर इंटेंसिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में इस तरह का मेथड यूज़ होना चाहिए जिसमें कि लेस वाटर इंटेंस, जिसमें कि पानी का जो यूज़ हो वो कम से कम हो, पानी का वेस्टेज ना हो। तो हमें इरिगेशन में पानी बर्बाद ना करते हुए ऐसा मेथड खेती में यूज़ करना चाहिए जिसके कारण जो पानी है, जो वाटर है, उसका लेस यूज़ हो। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का कौन सा फैक्टर नहीं है? नंबर ए है टाइम, नंबर बी है सॉइल टेक्सचर, नंबर 3 है ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका क्या होगा बच्चों? इसका होगा सॉइल टेक्सचर। इसका करेक्ट आंसर है सॉइल टेक्सचर। नंबर 2 है
Which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? यानी steep slopes पर soil erosion को चेक करने के लिए कौन सा मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट है? शेल्टर बेल्ट, मल्चिंग या टेरेस कल्टीवेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर सी, टेरेस कल्टीवेशन। नंबर थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? यानी कि नेचर के कंजर्वेशन से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट फेवर में नहीं है? नंबर ए, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, और नंबर सी, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग्स। तो कौन सा होगा बच्चों इसमें? इसमें है नंबर सी, डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग। तो ये जो है ये नेचर की कंजर्वेशन में नहीं है कि शॉपिंग करके आने के बाद जो पॉलीबैग्स हैं उसका डिस्पोज कर देना, ये इसके फेवर में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है नंबर सी। So all these friends, here we have discussed all the question answers of this chapter. You have to read the video carefully, you have to see the video carefully. If you have any type of doubt, then you can ask me after this video. So till then, all friends, keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.